कहा कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव बहुत खर्चीला है, पैसा वाला है और उतना पैसा नहीं है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर अचानक सर्वोदय जी को क्या सूझी कि फिर धनबाद को उन्होंने चुन लिया। नहीं, वह बात तो मैं अभी कह रहा हूँ, चुनाव खर्चीला है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं चुनाव लड़ने का बहुत इच्छुक नहीं हूँ। मगर कल से धनबाद में कुछ स्थितियाँ ऐसी पैदा हुई, वहाँ से मैंने सभी दल के लोगों से बात किया और बात करके मैंने कहा कि कोई बेहतर प्रत्याशी आप खोजिए ताकि जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने धनबाद से प्रत्याशी बनाया है उसको परास्त कर सके। और आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति में मैं भी आपकी चॉइस में शामिल हो सकता हूँ तो मुझे आप सभी समर्थन करिए। मेरा कोई एतराज़ नहीं है, मगर अभी भी मैं कहता हूँ कि मैं अपने जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र में संतुष्ट हूँ। मैं वहाँ की जनता का कर्ज उतारना बहुत बाकी है, उतारना चाहता हूँ, मगर जो विशेष परिस्थिति हो गई है और जिस तरह से हमको वहाँ के बीजेपी द्वारा घोषित प्रत्याशी ने मुझ पर अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना साधा कि उनके खिलाफ जो धनबाद में हो रहा है उसमें जमशेदपुर के एक नेता का हाथ है, क्योंकि उसमें वे लोग शामिल थे जो हमारे बड़ी नज़दीकी हैं। तब मुझे लगा कि भाई इस व्यक्ति को इतना अहंकार हो गया है और जैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान ये व्यक्ति हैं। तो मुझे लगा कि इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति अगर धनबाद का प्रतिनिधित्व करेंगे तो धनबाद का इससे नुकसान होगा। अब तक जो धनबाद के सांसद रहे हैं, हम लोगों के बीच समय समय पर जो भी मतभेद उभरते हों, कोई शालीनता में कहीं कमी नहीं रहती थी, सौम्य थे। कोई एक उदाहरण नहीं होगा जिसमें उन्होंने किसी को परेशान किया हो। और यह व्यक्ति टिकट मिलते ही, नॉमिनेशन होने के पहले ही मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को फ़ोन करके 4 मिनट तक भला बुरा करते रहा और धमकी देते रहा और मेरे बारे में कहता है कि ये सब जमशेदपुर के एक नेता के इशारे पर हो रहा है। तो मैं जमशेदपुर से धनबाद कल इसलिए आया कि कृष्णा अग्रवाल को भयभीत नहीं होना चाहिए, हम सभी उनके साथ खड़े हैं, ये बताने के लिए मैंने आया। और मैं जब वहाँ आया तो इतने लोगों का समूह मुझसे आने मिलने लगा, सभी दलों के नेता हैं, वे सभी उसमें शामिल थे, स्थानीय नेता हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप सभी की राय होगी कि मैं इस बिल्ली के गले में घंटी बांध सकता हूँ तो मेरी तरफ से कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैंने आलमगीर आलम साहब से कहा कि आप एक अच्छा उम्मीदवार चुनिए, ये सीट आपके खाते में है और जो सबको इकट्ठा करके और इस व्यक्ति को परास्त कर सके। तो ऐसे अहंकारी, ऐसे दुराचारी, ऐसे अपराधी चरित्र का जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिसने धमकाया चुनाव के पहले, तो सिर्फ इससे मुक्त कराने के लिए आप धनबाद से चुनाव लड़ने आए हैं निर्दलीय? नहीं, मैंने कहाँ घोषणा की अभी तक। मैं तो धनबाद में विमर्श किया, झरिया के लोग बुलाए वहाँ गया, आज बोकारो में आया हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, मगर मुझे ज़रूर लगता है कि जो व्यक्ति प्रत्याशित घोषित होने के बाद से ही अपना असली आचरण दिखाने लगा और मारवाड़ी सम्मेलन के जिला अध्यक्ष को धमकाने लगा। बात क्या थी? क्योंकि उन्होंने श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी को एक चिट्ठी लिख दिया था कि जिस उम्मीदवार का आपने चयन किया है वह उस योग्य नहीं है। इस पर अगर किसी की इतनी प्रतिक्रिया होगी तब तो ये सोचना पड़ेगा कि वैसे आदमी के खिलाफ लड़ना पड़े, कोई हथियार ना हो तो नाखून से भी लड़े आदमी। मैं तो चाहता हूँ कि एक सशक्त उम्मीदवार आए और सशक्त उम्मीदवार को जनता भी स्वीकार कर ले, न केवल जिस पार्टी के खाते में विपक्ष में ये सीट गई है वह भी मनमाना करके और कोई उम्मीदवार खड़ा कर दे तो जनता ही उसको एलिमिनेट कर देगी, हटा देगी। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी से कोई कायदे का उम्मीदवार आए? चलने वाली है अब, बीजेपी ने तो इनको दे दिया, बाकी भी तो उम्मीदवार आएंगे। तो ऐसा बीजेपी ने ऐसे चरित्र के लोगों को दिया है तो क्या कहेंगे बीजेपी का? नहीं, मैं बीजेपी में हूँ नहीं, बीजेपी के किसी नेता से मेरा संपर्क नहीं है, तो नाहक मैं एक पार्टी के ऊपर टिप्पणी करूँ ये ठीक नहीं है। लोग ही कह रहे हैं कि उम्मीदवार सही नहीं है। जो इनका आचरण पूत के पाँव पालने में जैसा दिखाई पड़ने लगा है, उससे लोगों की शंका और सुदृढ़ हो गई है
कि धनबाद में अब तक जैसे जनप्रतिनिधि चयनित होते रहे हैं जनता के द्वारा, ये उनसे अलग प्रकार के जीव हैं। मतलब ढुल्लू महतो से धनबाद को मुक्त कराने के लिए सरजू राय अपने को पूरी शक्ति से झोंक देंगे। अब मुझे जितनी ज़रूरत लगेगी करना चाहिए, मगर ढुल्लू महतो को हम इतना भी महत्व नहीं देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बारे तो फैसला जनता करेगी ना। एक आदमी कोई खड़ा हुए कहे कि नहीं मैं ये कर दूंगा, तो ये भी उसका छिपा हुआ अहंकार ही साबित होगा। जनता के सामने चीज़ें आएंगी, स्पष्ट होंगी, मैं उसको स्पष्ट करने जो प्रयास हुआ करूंगा। मुक्त तो जनता करेगी। धन्यवाद। जैसे ढुल्लू महतो को जिस तरह का चरित्र है, उनको बीजेपी ने टिकट देके खड़ा कर दिया है, तो इनके खिलाफ इनको पराजित करने के लिए सरजू राय जी मैदान में उतर जाएंगे। नहीं, मेरा उतरना मैदान में उतरना पर्याप्त नहीं है। जनता जब तक किसी को भी, मुझे, इनको, उनको, किसी को भी जब तक पर्याप्त समर्थन जनता नहीं देगी, तब तक ऐसी मनोवृत्तियाँ पराजित नहीं होंगी। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। दिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए चले आए सरजू राय जी। अगर जनता की इच्छा यही होगी, या और दल हैं, सभी से मैंने बात किया, उनकी इच्छा हुई, तो मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं आगे बढ़कर कूद जाऊँगा इसमें, ये मैंने कभी नहीं कहा। मगर सबको लगता है कि मुझे ही ये काम करना होगा, तो मैं इससे पीछे भी नहीं हटूँगा। इसलिए मैं घोषित नहीं कर रहा हूँ आज तक कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूँगा। यहाँ की परिस्थितियों के बारे में ही सबसे चर्चा कर रहा हूँ, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सबसे अधिक उद्वेलित और परेशान वही हैं। और जब तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर के वैसे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक इन्हें परास्त करना भी कठिन होगा। तो दिल्ली के गले नहीं, जो सबके पास है मेरे पास है, जो हाई कोर्ट में दी गई है, जो वहाँ के एसपी ने दस्तखत करके सरकार में भेजा है, वही सारी चीज़ें हैं। और कोई कुंडली की बात नहीं है, उनके पीछे कोई पड़े, इसकी बात कभी नहीं आती थी। मगर ऐसे तत्व जब चोरी भी करेंगे और सीनाजोरी भी करेंगे, तभी दिक्कत होती है। अगर बस एक अंतिम सवाल आपसे है कि इस हालात में जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, और अब की बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट के भरोसे दे रही है, अगर इस स्थिति में ढुल्लू महतो जीतते हैं धनबाद से, तो धनबाद का भविष्य क्या होगा? देखिए, अब ये बहुत गहरा और इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई तत्क्षण इसका मैं जवाब दे दूं, ये उचित नहीं है। मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस उद्देश्य से 400 पार करना चाहते हैं, वह उद्देश्य 399 पार करने में भी पूरा हो जाएगा। इसलिए धनबाद की एक सीट को बख्श देंगे, 399 पार करेंगे, तब भी वो सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। इसलिए 400 पूरा करने के लिए एक सीट पर ऐसे उम्मीदवार दे दिया है, तो दीनदयाल जी उपाध्याय की जो उक्ति है उसको चरितार्थ करना चाहिए। भाई, इस तरह के जो व्यक्ति अहंकारी हैं, उनके वो तो अपने सामने सब कुछ वही समझते हैं। मुहावरा ये साबित हुआ एक प्रतीक के रूप में, और अब ये प्रतीक विभिन्न स्थानों पर अलग अलग स्वरूप में आता है, तो जो अहंकारी हो जाता है, मदमस्त हो जाता है, उसके बारे में इसी प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो कुल मिला के धनबाद की जो राजनीतिक परिदृश्य है, ढुल्लू महतो जी से, जिसको आप बहुत महत्व देना नहीं चाहते हैं, इनके आने से धनबाद में लगता है कि अब आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, माफियागिरी बढ़ जाएगी, जो बहुत दिनों से शांत है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बागबारा में इन्होंने जो चरित्र दिखाया है, उससे लोग वहाँ के सशंकित हैं कि कुछ ऐसा होगा यहाँ जो अब तक 50 वर्षों के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ है। लोग इस आशंका से ग्रस्त हैं, और कृष्णा अग्रवाल के साथ जो इनका बर्ताव हुआ, वह एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जो परिस्थिति वहाँ बन रही है, वह परिस्थिति ही जनता को विवश करेगी, वह एकजुट हो। और ख़ास करके मैंने उदाहरण कई बार दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श पुरुष रहे हैं जनसंघ काल के समय से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा है, किताब में लिखा है कि यदि पार्टी
कभी मदमस्त हो जाए और गलत उम्मीदवार का चुनाव कर दे तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को पार्टी के ऐसे निर्णय को बदल देना चाहिए, इसके खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। ये तो वही की उक्ति है, कोई कह दे कि नहीं है तो ऐसी स्थिति होगी तो भाजपा के कार्यकर्ता अपनी भूमिका इसमें तलाश है। मेरा एक प्रयास ये भी रहेगा। ढुंडू महतो ने ये बात कही है कि उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं, वो गरीबों की लड़ाई लड़ता रहा है, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़े हैं, उसमें मामला दर्ज होते रहा है और जरूरत पड़ेगी तो वह इस तरह का और भी केस लदवाने को तैयार है अपने खिलाफ। कौन अपराधी जिसके ऊपर मुकदमा है वो यह बात नहीं कहता है। कोई अपराधी कहता है कि मैं अपराध कर रहा हूँ इसलिए मुकदमा हुआ है। कोर्ट में सब वकील लगकर यही दलील देता है 4 मामले में तो सज़ा हो चुकी है, उसके बारे तो बताना चाहिए। बाकी जो मामले हैं किसने उनके प्रति दायर किया है, जिसने दायर किया है वो उनसे मजबूत है कि कमज़ोर है, ये बात तो सामने आएगी। किसने दायर करा दिया ये बात तो बताएंगे, जनता भरोसा करे उनकी बात पर तो सारी चीज़ों की कली खुलेगी धीरे धीरे। लोग कहते हैं कि ढुंडू महतो के खिलाफ आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3 बार के विधायक रहे हैं और इस तरह का जो उनका आचरण रहा है 3 बार से 15 साल से लगभग ये आचरण दिखाते रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ इसलिए विरोध कर रहे हैं कि उनको रघुवर दास जी का आशीर्वाद प्राप्त है, रघुवर दास जी का करीबी है, इसलिए आप उनके विरोध में खड़े हैं। मैंने विधानसभा में तो कभी उनके खिलाफ कोई बात नहीं कहा। पहली बार तो बाबूलाल जी के ही नाक के बाल थे। आज रघुवर दास जी के प्रिय वो हुए जब रघुवर दास जी की सरकार बनी, और उस सरकार के बीच के उदाहरण है जो हार्डकोक भट्ठा वालों ने आंदोलन किया था, जिस तरह से उनको सताया गया था, और जो निर्णय रघुवर दास जी की सरकार में हुए थे जिलाधिकारी के समक्ष तो लागू नहीं हो पाए, तो उसमें उनके प्रिय पात्र थे। आज तो फिर से बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो अध्यक्ष तो वही हैं। रघुवर दास जी का प्यार प्रेम तो कईयों के प्रति है, जिनको जेवीएम से तोड़कर वो लाए उनके प्रति भी है, उनमें से कहाँ किसी के बारे में हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनता के बीच से आवाज़ उठ रही है, उनकी परेशानी है, उस परेशानी को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात मैं कहूँगा जो सबूत हैं लेकर तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जिन 4 मुकदमों में इनको सज़ा मिली है, सब में 2 साल से कम सज़ा क्यों मिली है, इस पर तो सुपीरियर जुडिशरी को विचार करने के लिए हम लोग अनुरोध आग्रह कर सकते हैं। और इसके अलावे जो मामले हैं उन मामलों में पुलिस डायरी में क्या है और किस समय के मामले हैं, ये सारी बातें तो जब आ जाएगी व्यक्तिगत स्तर पर तो छानबीन करके हम लोग उसको बाहर लाएंगे। बचाव करना मुश्किल होगा उनको। वो तो सीबीआई से जांच के लिए तैयार है। तो कल लिख दे, मैं चुनौती देता हूँ, मैं अमित शाह जी से समय लेकर मिलूँगा, सीबीआई डायरेक्टर को कहूँगा कि आप जांच करा दिए इन मामलों की, और नहीं भी मांगेंगे तब भी बागबारा में जो चीज़ें हुई हैं बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक में जो 10 साल से होता रहा है, मैं ईडी को भेजूंगा और ईडी को बाध्य करूंगा कि ईडी मुकदमा दायर करे। वो किस मुगालते में है, वो जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों को लेकर जाएंगे, ईडी को करना पड़ेगा। मुकदमा तो दायर करेंगे ही, भले कार्रवाई करने के लिए पॉलिटिकल क्लियरेंस की ज़रूरत हो, विधानसभा के सदस्य हैं तो, मगर वो शौक उनका अगर है कि सीबीआई की जांच हो तो हम सीबीआई ईडी की जांच कराने की पहल करेंगे, वो हमारा समर्थन करें।